तो देखो अकाउंटिंग पॉलिसी ये जो यूनिट है ना, ये प्योरली थियरी है, 100% थियरी है, ठीक है। अभी तक के वैसे भी सारे यूनिट थियरी थे, बट ये ज़्यादा थियरी है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं आएगा और चांसेस आर वेरी लेस कि एग्जाम में इसमें पूछा जाए, ठीक है, वेरी वेरी लेस चांसेस। बट स्टिल आप रीड कर लेना, क्योंकि ये कितना बड़ा है। तो देखो एक पेज बस खत्म, जस्ट 1 पेज, एक पेज और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ जाता है आपको, ठीक है। और इसको समझ लो एक बार, क्योंकि इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप ये वाला जो आपका यूनिट है, जैसे लास्ट यूनिट AS29 पे बेस्ड था ना, वैसे ये यूनिट AS1 पे बेस्ड है। इनफैक्ट ऐसा बोलूंगा कि 70% ऑफ AS1 इज कवर्ड हियर। 70% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 को यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कवर किया है सीए फाउंडेशन के इस चैप्टर में। लेकिन इसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाए। तो एक ही पेज है, पढ़ लेना, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं? तो देखो अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी हमने जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो हमने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? उन्हीं कॉन्सेप्ट्स, उन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं उनको? हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलते हैं। एंड उन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को लगाने के लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं, उन मेथड्स को भी हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे। यानी हमारे लिए कंजर्वेटिज्म एक अकाउंटिंग पॉलिसी है, कि हम हमारे अकाउंट्स बनाते टाइम कंजर्वेटिव रहते हैं, यानी अपनी सोच को थोड़ा सा डरा के रखते हैं, कंजर्वेटिव रहते हैं, तो वो हमारे लिए क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी है। बट ये अकाउंटिंग पॉलिसी जो है कंजर्वेटिज्म का, ये हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? तो ये हम इंप्लीमेंट करते हैं इन्वेंट्री को वैल्यू करने के टाइम पे। हम एक पॉलिसी यूज करते हैं क्या? कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम होगा उसको हम वैल्यू करेंगे, उसको हम क्या करेंगे? वैल्यू करेंगे। तो ये कंजर्वेटिज्म प्लस दिस रूल कि हम इन्वेंट्री को कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में से विच एवर इज लोअर, ये दोनों ही मेरे क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो कहने से अकाउंटिंग पॉलिसीज की डेफिनेशन क्या हुई? अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब हुआ कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म, मैचिंग रेवेन्यू, गोइंग कंसर्न, ये सब क्या है मेरे? ये सब मेरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब हुआ स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में जो मेथड लगती है, वो मेथड्स को भी हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलेंगे। तो देखो डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग principles and methods of applying those principles in preparation and presentation of financial statement। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में जब आप कोई मेथड लगाते हो अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने के लिए, उनको भी हम क्या बोलते हैं? उनको भी हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। एग्जांपल दे रखे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के कि इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करते हैं? तो हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। हम इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करते हैं? सेम, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कम समय के लिए, आप 12 महीने में बेच दोगे इन्हें, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो हम इसको वैल्यू करते हैं किस पे? कॉस्ट पे। हम किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट पे। तो ये हमको यहाँ पे चॉइस मिल रही है, ठीक है। हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए, कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? फ्यूचर के लॉसेस तो ले लो लेकिन प्रॉफिट मत लो। इसके लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, ठीक है। लेकिन हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट था, कौन सा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो बोलता था कि एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसको लगाने के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट पे, क्योंकि ये जो एसेट्स हैं ये हमें बेचने नहीं होते हैं। तो वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और उनको लगाने वाली सारी मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हम गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे हमारी बुक्स में, ठीक है। उसके बाद हम फिक्स एसेट्स को कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे कि किस पे वैल्यू करेंगे। हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी को कैसे ट्रीट करेंगे, जो लास्ट चैप्टर में गया ना कि हम लोग उसको बुक्स में दिखाएंगे कि नीचे दिखाएंगे, बैलेंस शीट के नीचे। तो वो एक चॉइस हमारी, ठीक है। तो जहां पे भी अकाउंट्स में चॉइस मिले, दे ऑल आर अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। तो ये 2 नाम याद रख लेना, 2-3 ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि आपको 2 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन अकाउंटिंग पॉलिसीज विद द एग्जांपल। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। ये सबको आप लिख सकते हो वहां पे। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज कैसे करनी है? सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज
कि लेट सपोज कि मेरे पास ऑप्शन है, देखो मैं एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, एसएलएम मेथड लगाऊं कि डब्ल्यूडीवी मेथड लगाऊं डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन के लिए। डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन में मैं एसएलएम मेथड लगाऊं कि डब्ल्यूडीवी मेथड लगाऊं, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। आई रिपीट अगेन, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। बट अभी आपको ये डिफरेंस नहीं मालूम कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है और अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, इसके लिए मैं इसको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आपको ये डेप्रीशिएशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो इस एग्जाम्पल को लेके आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को बेटर समझ पाओगे। तो आज एक्चुअल में एसएलएम और डब्ल्यूडीवी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, बट मैं उनको एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज ऐसी ही होती हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि भाई मैं कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करूं, कि मेरे असेट को मैं डब्ल्यूडीवी लगाऊंगा कि मैं मेरे असेट को एसएलएम मेथड लगाऊंगा, कौन सा मेथड लगाऊंगा, ये चूज करने को हम बोलेंगे कि मैं अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर रहा हूं। तो जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करोगे तो आप क्या ध्यान रखोगे, तो सिलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज for a preparation of financial statement lies with the management of a entity, यानी जो मैनेज कर रहे हैं एंटिटी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, सोल प्रोप्राइटर है प्रोप्राइटरशिप के अंदर, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चूज करने के लिए। ठीक है, तो उनको जो सही लगता है वो अकाउंटिंग पॉलिसीज उन्हें चूज करनी चाहिए। हाउएवर इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी can lead to understatement or overstatement of financial result। लेकिन अगर आपने गलत अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज की तो उसकी वजह से या तो आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा या फिर आपका प्रॉफिट कम दिखेगा। इसलिए therefore the accounting policy should be such that it gives ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए आपको अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी चूज करनी चाहिए जो आपके बिजनेस के सही सही रिजल्ट्स बताए। आपको ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करनी चाहिए जो आपके बिजनेस में क्या करे, सही सही रिजल्ट्स बताए, गलत रिजल्ट्स ना बताए। इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी सही व्यू देना चाहिए। एंड टू अचीव द सेम, अभी ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे मिलेगा आपको अपने अकाउंट्स में, तो जब आप वाइल सिलेक्टिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी एंटिटी शैल एंश्योर दैट सिलेक्टेड पॉलिसी इज इन कंप्लायंस विद द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो आपको ये ट्रू एंड फेयर अचीव करने के लिए जब आप पॉलिसी चूज कर रहे हो ना, तब आपको ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये 3 कॉन्सेप्ट पे वो पॉलिसी खरी उतर रही है, ये 3 कॉन्सेप्ट वो पॉलिसी फॉलो कर रही है। यानी मटेरियलिटी, यानी ऐसी पॉलिसी चूज करो जो मटेरियल इंफॉर्मेशन को सेपरेटली डिस्क्लोज करे, इमटेरियल इंफॉर्मेशन को सेपरेटली डिस्क्लोज ना करे। प्रूडेंस, ऐसी पॉलिसी चूज करो जो फ्यूचर के लॉसेस तो ले लेकिन फ्यूचर के गेन ना ले। इसीलिए आप असेट्स, इन्वेंट्री को मार्केट वैल्यू पे वैल्यू नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने मार्केट वैल्यू पे वैल्यू किया, लेट सपोज कॉस्ट कितनी है, उस चीज की कॉस्ट 10 रुपीज है, एक इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है 10, उसकी मार्केट वैल्यू 12, तो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसे नहीं रख सकते कि भाई मैं तो मेरी इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करूंगा, मैं तो मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करूंगा। क्यों? क्योंकि वो आपका कॉन्सेप्ट वॉयलेट करती है, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट वॉयलेट करती है। और जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर रहे हो तो आपको प्रूडेंस का ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर के लॉस आ जाए चलेगा, लेकिन प्रॉफिट्स नहीं आने चाहिए। और अगर कहने से 12 पे वैल्यू कर दूं तो कहने से प्रॉफिट आ जा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको किस पे वैल्यू करूंगा, इसको 10 रुपीज पे वैल्यू करूंगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करो जो आपको क्या करे, जो आपको मदद करे फ्यूचर के लॉस तो लेने में, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट लेने में नहीं। ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करो जो रियलिटी देखे, इकोनॉमिक रियलिटी, सब्सटेंस को देखे, ना कि सिर्फ उसके लीगल पेपर्स को देखे, लीगल फॉर्म को देखे। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सच दैट इट शुड सी द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन रेदर देन इट्स लीगल फॉर्म, यानी उसके पेपर वर्क की बजाय एक्चुअल में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है वो देखे। ऐसी पॉलिसी आपको चूज करनी चाहिए। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके, तो ये एक चीज थी। दूसरी, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको, ये एक इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में से, आपको ये याद रखना है। तो आप चाहो तो देखो, एक तो ये याद रख सकते हो डेफिनेशन, 1-2 एग्जाम्पल इसमें से याद रख सकते हो, ये नहीं रखोगे तो चलेगा, ठीक है। और ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत बार पूछा, सीपीटी था ना तो ऑलमोस्ट हर पेपर में ये क्वेश्चन तो आता ही था
कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आप कब चेंज कर सकते हो। तो भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज हम कब चेंज कर सकते हैं, हम लोग रोज नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट था जो बोलता था द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप चेंज नहीं कर सकते हर साल, बट कुछ केसेस में चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला, इफ रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है इफ रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ, यानी हमारी कंट्री के अंदर कोई कानून है जो बोलता है कि आप एसएलएम मेथड नहीं लगा सकते, तो आप अगर एसएलएम फॉलो करते हो तो आपको एसएलएम मेथड से चेंज करके आप डब्ल्यूडीवी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर द कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है कि भाई एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन नहीं लगाने का, तो आपको एसएलएम मेथड छोड़ के अब क्या फॉलो करना पड़ेगा, डब्ल्यूडीवी। या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार आज तक हम लोग एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे थे, लेकिन इस मेथड की वजह से मेरी एसेट्स की ट्रू वैल्यू नहीं निकल रही है, यानी मेरे एसेट्स की वैल्यू गलत निकली है, मुझे तो डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करना चाहिए। कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करना चाहिए। तो इफ द चेंज वुड रिजल्ट इन बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, बना सकते हो, तो उस केस में भी आप चाहो तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। और व्हेनेवर यू आर चूजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी, जब भी आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या करोगे, चेंज करोगे। लेट सपोज कि मेरे पास एक असेट है, मेरे पास एक असेट है, ठीक है, मैं उस पर एसएलएम मेथड लगाता हूं। तो जब मैंने उस असेट को खरीदा था तो उसकी कॉस्ट थी 10 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज, और इसका लाइफ 10 ईयर्स। कितना लाइफ है इसका, 10 ईयर्स। तो कहने से पहले साल का डेप्रीशिएशन कितना होगा, पहले साल का डेप्रीशिएशन होगा 10 रुपीज, यस और नो। नेक्स्ट कितना आ जाएगा इसका डब्ल्यूडीवी 90। नेक्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन कितना होगा, नेक्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन होगा 10 रुपीज, यस और नो। लेकिन हम लोग ने इस साल एसएलएम मेथड से जंप किया किस पे, डब्ल्यूडीवी पे, और डब्ल्यूडीवी में कहने से डब्ल्यूडीवी कितनी दिख रही है, 90। अब 10% लगाना है, तो कहने से 10% कितना आएगा इसका, 10% इसका आएगा 9, यस और नो। एसएलएम में डेप्रीशिएशन कितना आता, 10। तो कितना डेप्रीशिएशन कम आ रहा है आपका, कहने से 1 रुपीज से मेरा डेप्रीशिएशन कम आ रहा है, और कहने से डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो कहना से एक चीज मालूम पड़ती है कि ये मेथड चेंज करने की वजह से अगर मैं एसएलएम से किस में चला जाता हूं, डब्ल्यूडीवी में चला जाता हूं, तो माय प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय, इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय 1 रुपी। 1 रुपए से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब 1 रुपए से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। क्वांटिफाई मतलब मुझे देखना पड़ेगा मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा और कितने से नहीं बढ़ेगा, और इसको नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यानी अकाउंट्स में मैं एंट्री डेप्रीशिएशन तो 9 रुपीज ही लूंगा, लेकिन नीचे एक नोट लिखूंगा, और नोट में क्या लिखूंगा कि दिस ईयर वी हैव चेंज आवर अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम एसएलएम मेथड टू डब्ल्यूडीवी। इफ वी वुड हैव फॉलोड एसएलएम मेथड देन आवर प्रॉफिट वुड हैव बीन लेस बाय 1 रुपी। यानी 1 रुपए से अगर हम एसएलएम मेथड को ही फॉलो करते तो 1 रुपए से हमारा प्रॉफिट क्या होता, कम होता। ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो जब भी आप डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो, इफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर चेंज देन द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन। तो ये नीचे जो लिखी गई चीजें हैं ये सब करनी पड़ेंगी। पहला, द रीजन फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि भाई आप अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों चेंज कर रहे हो, क्या किसी लॉ ने बोला आपको, क्या किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है, क्या ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर प्रेजेंट करने में मदद करेगा, तो वो रीजन दो। दूसरा, इफ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज क्वांटिफाइबल, यानी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हो, यानी इसको नाप सकते हो, जैसे हमने यहां पे नापा कि भाई 1 रुपए से अगर मेरा एक्सपेंस कम हो गया, 1 रुपए से इफ माई एक्सपेंस इज डिक्रीज्ड, अगर 1 रुपए से मेरा एक्सपेंस कम हो जाता है, तो कहना ही से एक सिंपल सी चीज है कि 1 रुपए से अगर मेरा एक्सपेंस कम हो गया, तो वो मैंने मेजर किया, उसको क्वांटिफाई कर दिया। तो अगर आप अपने रिजल्ट्स को, अपने चेंज को क्वांटिफाई कर सकते हो, तो आप उस चेंज को बताओ कि प्रॉफिट लॉस पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बोला कि भाई हमारा एक्सपेंस 1 रुपए से कम हुआ तो हमारा प्रॉफिट 1 रुपए से बढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम डिस्क्लोजर में लिखेंगे कि दिस ईयर वी हैव चेंज आवर अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम एसएलएम मेथड टू डब्ल्यूडीवी मेथड फॉर डेप्रीशिएशन।
वी हैव चेंज दिस फॉर बेटर प्रिपरेशन इन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. If we would have followed SLM method, our depreciation would have been greater by ₹1. यानी 1 रुपए से हमारा depreciation ज्यादा आता और उसकी वजह से our profit would have been less by ₹1. 1 रुपए से हमारा profit भी क्या होता, कम होता. समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके. नेक्स्ट, अगर आप इस इफेक्ट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जैसे यहां पे मैंने 1 रुपया निकाल दिया, बराबर है, लेकिन जस्ट इन केस अगर मैं 1 रुपया का क्वांटिफिकेशन नहीं दे सकता हूं आपको, क्या नहीं कर सकता हूं, क्वांटिफाई नहीं कर सकता हूं उस चीज को, तो उस केस में आपको रीजन डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप क्वांटिफाई क्यों नहीं कर सकते हो. क्या बोला है? द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट क्वांटिफाइबल, देन इन दैट केस द रीजन फॉर सेम शुड बी डिस्क्लोज. कि भाई आप इसको क्यों क्वांटिफाई, ये कैलकुलेशन आप क्यों नहीं कर पा रहे हो सकता है कि हमारी बुक्स जल गई हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल जल गए हो, एसेट हमने कितने में खरीदा था इसका बिल जल गया हमारे में, तो कहने से बिल ही नहीं मालूम, कॉस्ट ही नहीं मालूम, कुछ चीजें ही नहीं मालूम, तो क्वांटिफिकेशन कैसे करूं, समझ रहे हो कि नहीं, कैलकुलेट कैसे करूं. तो इफेक्ट कैलकुलेट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसका रीजन दो कि भाई हमारे बुक्स के आग लग गई है, हमारे बुक्स इनकम टैक्स वाले सीज कर लिए. तो ये सारे रीजंस आपको क्या करने पड़ेंगे, वहां पे लिखने पड़ेंगे. समझ में आता है कि नहीं आता है? तो 3 चेंज करनी पड़ेंगी अकाउंटिंग पॉलिसी. आपने अगर आपने चेंज कर दी है तो पहले क्यों चेंज की उसका रीजन लिखो, फिर उसका प्रॉफिट लॉस पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो बताओ, और अगर इफेक्ट नहीं बता सकते तो रीजन बताओ कि इफेक्ट क्यों नहीं बता सकते हो. तो ये 3 चीजें आपको नीचे अकाउंट्स के नीचे लिख के आपको बतानी पड़ेंगी. तो ये था आपका अकाउंटिंग पॉलिसी का यूनिट. सिर्फ इतना ही रीड करना है, इसमें और कुछ भी रीड नहीं करना है. समझ में आता है कि नहीं आता है? अब 2 यूनिट और बाकी, 3 यूनिट और बाकी है, वो आज देख लेते हैं हम लोग बाद में.